गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। ब्रीदिंग क्या है, कैसे हो रही है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, और आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपके सामने मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख के रखी हैं कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में तकलीफ होने पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है बेटा जी। चलिए देखो बेटा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको नई नज़र आ रही होंगी। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी में से इस टॉपिक को कवर किया है तो आपको 3 या 4 डिसऑर्डर्स ऐसे दिख रहे होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर है नहीं। तो इसको इंक्लूड करने का कारण है कि बेटा इन पे से, इन टॉपिक्स में से ना क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। सो आई वांटेड टू कवर दैट इन दिस वीडियो। चलिए बेटा नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले को एक्सप्लेन करने के लिए ना मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी एंड आई विल बी रेजिंग द लोअर पोर्शन। ओके बेटा, पहला है ऑल्टीट्यूड सिकनेस। जैसे कि आपको पता लग रहा है ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड पे जब हम इंसान जाता है ना, जैसे मान लो इफ अ पर्सन इज गोइंग टू क्लाइंब अ माउंटेन, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ द पर्सन। जैसे जैसे इंसान हाइट पे चढ़ता है यानी कि माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करेगा, वो उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है बेटा वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपने पढ़ा है कि ब्रीदिंग का डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज द एल्वियोलर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने की वजह से ब्रीदिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। हम प्रॉपर वे में ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाते क्योंकि बाहर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और अंदर का प्रेशर उसके मुकाबले ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एयर की तो टेंडेंसी क्या है बेटा, ज़्यादा से कम की तरफ चलने की, तो सारी लंग्स के अंदर की एयर जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है एंड दिस कॉजेज अ प्रॉब्लम। तो जो माउंटेन्स पे जाते हैं ना बेटा, उन लोगों को अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखने के लिए दो तरह से वो मतलब उनकी बॉडी एक्ट करती है। फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है कि या तो बॉडी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दे, वही जो आपका नर्वस सिस्टम का मैंने आपको बताया था ना, RRC रिदमिक सेंटर, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, वहां से ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दिया जाए। आप जल्दी 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 सांस लेंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद मतलब पहुंचेगी। अदरवाइज क्या होगा, आपके बेटा जो किडनी है ना, वहां से एक केमिकल रिलीज होगा जिसको बोलते हैं इराइथ्रोपोइटिन। इराइथ्रोपोइटिन जाकर लॉन्ग बोन्स पे एक्ट करेगा। आपने पढ़ा है कि लॉन्ग बोन्स के अंदर यहाँ इन पोर्शंस में बोन मैरो मौजूद होता है जो कि क्या है, आरबीसीज के मैचुरेशन, ब्लड सेल्स के मैचुरेशन और डेवलपमेंट की साइट है। ठीक है, आरबीसीज कहाँ बनती है, तो लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में बनती है बेटा। ये इराथ्रोपोइटिन जाके और इन बोन मैरोज पे एक्ट करता है, वहां से आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़वा देगा। आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो बेटा अब ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए ज़्यादा सरफेस मिलेगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगी एचबी के, हैंस द रिक्वायरमेंट O2 रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी विल बी मेट। Okay, this condition of increased RBC is known as polyurythemia। ठीक है, ये increased RBC की कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, polyurythemia कहलाती है। अच्छा, एक और बात है कि जैसे नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, ये गलत चीज, गलत लिखा हुआ है। ओके, तो हमने पढ़ा कि या तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा या फिर आरबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए इराइथ्रोपोइटिन जो कहाँ से आया है, किडनीज से आया है। और क्या हो जाएगा, पॉलीराइथीमिया हो जाएगा, यानी कि आरबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। बट जनरल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लो लेवल्स पे प्लेन्स में देखने को मिलता है वो होता है 760 mmHg। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं अब इंक्रीज करती चलूंगी बिकॉज आई नीड स्पेस फॉर एक्सप्लेनिंग द अपर वंस। चलिए, नेक्स्ट है बेटा एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज नथिंग मच कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ कॉमन डिजीज विच इज सीन अमंग स्मोकर्स। हमारी बॉडी के अंदर बेटा आपको पता है कि रेगुलर चेक पोस्ट हैं जो चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ वाली चीज़ तो नहीं आ रही है। तो बेटा जो स्मोकर्स होते हैं, जब उनके पाथवेज में, एयर पाथवेज में
जब उनके एयर पाथवेज में स्मोक के कंटेंट आते हैं तो ये बेटा एलर्जी कोज कर देते हैं। ये WBC अलर्ट हो जाती है कि हाँ भाई देयर इज समथिंग अनकॉमन इन द बॉडी एंड द WBC रश टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मान लो दीज आर द एल्वियोलीज। ठीक है, तो ये क्या करेंगे बेटा, एलर्जेंस यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे एल्वियोली साइट में। WBC इसकी तरफ आएंगे, WBC फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एलर्जेंस कम हो जाए, बट फेल हो रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि ये बंदा क्या है, ये बंदा चेन स्मोकर है। ही इज अ चेन स्मोकर, यानी कि आप थोड़ा सा गॉड यानी कि बेटा आप थोड़ा बहुत एलर्जेंस को कम कर भी दोगे तो भी WBC विल फेल, क्योंकि थोड़ी देर बाद दोबारा एलर्जेंस आ जाएंगे, दोबारा स्मोक कंटेंट आ जाएगा। तो WBC क्या करती है बेटा, यहाँ एक्शन लेने की कोशिश करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है, लेकिन फेल कर जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हो गया। आपको पता है हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन कॉजेज इन्फ्लेमेशन। तो WBC का कंटेंट है, WBC का एक्यूमुलेशन यहाँ ज्यादा होने की वजह से हिस्टामिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इन्फ्लेमेशन होगी। और क्या होगा, जब कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर होगा तो बेटा यहाँ की जो ये वॉल्स है ना, सेल्स हैं, ये इरिटेट होके इन्फ्लेम होके यहाँ नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, फिब्रोइड्स। ठीक है, यहाँ की सेल्स इरिटेट हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी और नोड्यूल्स बनाने शुरू कर देंगी, सेल्स का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम फिब्रोइड्स। इसी फिब्रोइड से नाम आया फिब्रोसिस का। वेयर इट इज रिटन, नो इट इज नॉट रिटन ओवर हियर। चलिए, फिब्रोइड्स की कंडीशन भी जनरेट हो जाती है। ठीक है, देखो एम्फीसेमा जो है बेटा, ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप सिगरेट स्मोकिंग पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप एम्फीसेमा पे कंट्रोल कर सकते हैं, मींस इट इज क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव डिजीज। दूसरी चीज, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे अंदर एम्फीसेमा होता है, और इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है बेटा, डैमेज्ड एयर सैक्स देखने को मिलते हैं। आपकी जो एयर सैक्स का सरफेस है ना, वो खराब हो जाता है। लेट मी शो यू हाउ। मान लो ये एल्वियोली है बेटा, ये एरिया कोरोड होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ कोरोशन हो जाएगी, फिब्रोइड्स मौजूद होंगे, तो बेटा सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा और जो ऑक्सीजन का और CO2 का डिफ्यूजन है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब होगा, हैम्पर होगा। ठीक है, तो एम्फीसेमा कॉजेज डैमेज्ड एयर सैक्स व्हिच ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द एक्सचेंज ऑफ O2 अमंग द एयर सैक एंड द ब्लड कैपिलरी। इन इरेज करती हूँ बेटा, अगले पे चलते हैं। प्लीज ये पॉइंट्स आप लिख लेना, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है, अल्फा-1 ट्रिप्सिन वाली जो बात मैंने बताई है। ठीक है, मैं नहीं चाहती आप लोगों को एक्सेस में मेहनत करनी पड़े, जो थोड़ी बहुत मेहनत से काम चल रहा है, देन व्हाई टू पुट एक्स्ट्रा हार्ड एफर्ट्स। चलिए, नेक्स्ट है बेटा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD भी बोलते हैं इसको। नाम से ही पता लग रहा है कि ऑक्यूपेशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है। किसी कामकाज की, जो इंसान की कामकाज है, कार्य कर रहा है वो, उसकी वजह से उसका रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो मतलब उसमें दिक्कत आ रही है। क्या होता है बेटा, स्टोन माइनिंग की इंडस्ट्रीज है हमारे पास, कोल माइनिंग की इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ एस्बेस्टोस या इस तरह के पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। ये एयर पॉल्यूटेंट्स जब हमारे अंदर जाते हैं, जैसे मैंने एम्फीसेमा में बताया है, वही चीज़ होती है कि एयर पॉल्यूटेंट्स उसमें तो मेनली मतलब डैमेज होता है एयर सैक्स के ऊपर और यहाँ या एल्वियोलीज के ऊपर, लेकिन यहाँ क्या है बेटा, आपके पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके पाथवे में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और जब कॉटन पार्टिकल, कॉटन का फाइबर, स्टोन पार्टिकल्स, ये सब आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो WBC एक्शन लेती है, जिसकी वजह से फिब्रोइड्स हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है एंड कफिंग, ये मतलब
मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जो इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ एक टर्म मैंने दी है न्यूमोनोकोंकोसिस। न्यूमोकोंकोसिस इसमें क्या है बेटा, दिस इज नथिंग एल्स बट इट इंक्लूड्स ऑल दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूमोकोंकोसिस में क्या आएगा, आपको फिब्रोसिस देखने को मिलेगा, आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी और आपको कफिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एस्बेस्टोस से अगर आपको इन्फ्लेमेशन हुई है तो एस्बेस्टोसिस बोल देंगे उस कंडीशन को। सिलिका से अगर आपको वो कंडीशन जनरेट हुई है तो उसको सिलिकोसिस बोल देंगे। आई थिंक इट्स वेल क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा बेंड्स। देखो हम ऊंचाइयों पे चले गए, माउंटेन्स पे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, वी हैड पॉलीयूरेथीमिया, ठीक है। लेकिन जब हम बेटा गहराइयों में जाएंगे, यानी कि जब हम पानी के अंदर डिप करेंगे, ओशंस के अंदर जाएंगे, तो क्या होगा, माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो बेटा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है रिड्यूस करता है, और जब पानी के अंदर जाते हैं तो बॉडी को बेटा वाटर प्रेशर फील होता है अपने ऊपर, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अच्छा, आपको ये पता है कि एयर पे प्रेशर लगाएंगे तो जो भी लिक्विड के कांटेक्ट में है वो बेटा उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डिसॉल्विंग ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर इट। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस ज़्यादा डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी उस लिक्विड के अंदर। जब बेटा जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो पानी के अंदर डाइव करते हैं तो दे कैरी एन ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। ठीक है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या है, 78% तक जो है, किधर लिखा था मैंने, हाँ 78% तक बेटा नाइट्रोजन होती है, 25 के आसपास जो है आपकी ऑक्सीजन होती है, एंड रेस्ट आर अदर डिसॉल्व गैसेस। तो देखो नॉर्मल टेंडेंसी में, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नाइट्रोजन को हमारे ब्लड के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ज़्यादा एफिनिटी नहीं दिखाता घुलने में, डिसॉल्व होने में। लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ्स में जाते हैं ओशन की, प्रेशर इंक्रीज होता है और नाइट्रोजन भी जो है बबल्स की फॉर्म में घुलना शुरू हो जाता है और जाके बैठ जाता है हमारे फैटी टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू के अंदर। याद आया, फैट टिश्यू को क्या बोलते हैं, फैटी टिश्यू को क्या बोलेंगे, फैटी नहीं बोलेंगे बट इज फैट टिश्यू। फैटी इज फैटी टिश्यू तो लिवर में देखने को मिलता है, फैट टिश्यू को बोलते हैं एडिपोज। एडिपोज के अंदर जाके ये नाइट्रोजन बैठ जाएगी। फिर बेटा जैसे जैसे आप ऊपर आओगे ना, अगर आप स्पीड के साथ ऊपर आना शुरू करोगे तो ये नाइट्रोजन एकदम से स्पीडली आपके एडिपोज टिश्यू से निकलेगी और जो आपके ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर बबल्स के फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोला की बोतल खोली है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स को खोलते हो, रश करके गैस बाहर आती है जैसे ही आप प्रेशर रिड्यूस करते हो। ठीक, तो उसी तरह से कुछ नाइट्रोजन जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में निकलना शुरू हो जाती है। दिस कैन कॉज अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि अगर बबल्स आपके ब्रेन में चले जाएं ब्लड के साथ तो वो वहाँ अनकॉन्शियसनेस कॉज कर सकते हैं, नोजिया क्रिएट करेंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो नोजिया होएगा, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग होगी आपको। तो इस चीज़ को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, देखो एक सिंपल सा इलाज है इसका बेटा। अगर आप यहाँ हो तो थोड़ा सा ऊपर आओ, वेट करो, जो बबल्स निकलने हैं वो निकल जाने दो, फिर थोड़ा ऊपर आओ, फिर वेट करो, जो बबल्स यहाँ निकलने हैं वो निकल जाएंगे, फिर ऊपर आओ, फिर वेट करो। मतलब एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्डली ऊपर ना आके आप पोज दे दे के ऊपर आओ, ताकि ब्लड में जो नाइट्रोजन है वो धीरे 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 करके रिलीज हो। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अस्थमा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज और डिसऑर्डर। अस्थमा में क्या है, देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, मैंने अभी पिछली उसमें भी बताया आपको, डिसऑर्डर में भी बताया है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन या मतलब अनवांटेड ऑब्जेक्ट एंट्री करता है तो बेटा हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अस्थमा में क्या होता है, जब भी कोई एलर्जन आता है, जनरली पोलन ग्रेन्स, बैक्टीरियाज, ये जब भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ना तो आपका इम्यून सिस्टम, अच्छा ये उसमें देखने को मिलता है उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव होता है, मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन बट दे स्टिल टेक एक्शन। क्या होता है, ये आपका ब्रोंकिया है, ठीक है बेटा, यहाँ ये पोलन ग्रेन मौजूद है,
ठीक, तो इस पॉलन ग्रेन को सेंस कर लेता है हमारा इम्यून सिस्टम और क्या करता है, क्या करेगा, यहाँ की सेल्स जो है इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेल्स है एपिथेलियल सेल्स, ये क्या करेंगी, IgE रिलीज कर देंगी बेटा, एंटीबॉडी IgE रिलीज कर देंगी। ये IgE जो है इस ब्लड, ये जो ब्रोंकियल वॉल है इसमें मौजूद मस्ट सेल्स होते हैं, मस्ट सेल्स बोलो या मास्ट, इन एक्चुअल दे आर मास्ट सेल, लेकिन क्योंकि ये आराम से लेटे रहते हैं तो बेटा दिस आर मस्ट सेल्स। ये IgE जाके बेटा इसको इशारा देता है कि सुन सुन भाई, बॉडी में कुछ खतरनाक एंटर कर गया है। मास्ट सेल कहता है अच्छा ऐसा हुआ है, मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामिन। क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जो है बेटा इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, पहला तो ये है BC, ठीक है, ऐसे ही याद करो, याद नहीं होगा वरना, BC, ठीक है, BC बोले तो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्टर, ध्यान से देख लो इन शब्दों को, BC यानी कि ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्टर। अगर कोई ब्रोंकिया इतनी वाइड है तो बेटा ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, इसकी रेडियाई को, डायमीटर को रिड्यूस कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करना यानी कि रिड्यूस कर देना। BC हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो दूसरा होगा बेटा डायलेट। क्या होगा डायलेट, AD ना BD, वैसो डायलेटर। ठीक है, वैसो से मतलब है बेटा ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स। डायलेटर यानी कि अगर कोई ब्लड वेसल इस डायमीटर की थी तो डायलेट हो गया, अब इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है, या उनके वॉल्स में जो है स्पेस क्रिएट हो गया सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है बेटा वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में निकल सकता है। अब दिमाग में बात आ रही होगी बेटा इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो होता क्या है, ये हिस्टामिन ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्टर है और वेसोडाइलेटर है। आसपास की मौजूद ब्लड वेसल्स में जहां से ब्लड जा रहा है उन वेसल्स को डायलेट करवा देगा, जिसकी वजह से फ्लूइड या लिम्फ बोल सकते हो, प्लाज्मा बोल सकते हो, वो इस तरफ, मतलब जिधर ये IgE और हिस्टामिन मौजूद है उस तरफ आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। बट जब इस तरफ प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइड आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये इन चीजों में प्रेशर बढ़ेगा ना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रोंकियाज जो है, दोनों तरफ से प्रेशर जब बढ़ेगा तो ब्रोंकियाज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पहले जो चीज ऐसे दिखाई दे रही थी अब वो कैसे होगी, इस तरह से दिखाई देगी। तो बेटा जो ऑक्सीजन सप्लाई ये कर पा रहा था वो ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जो आपके अस्थमा के पेशेंट हैं वो लेबोरियस ब्रीथिंग करते हैं। क्या करते हैं, लेबोरियस ब्रीथिंग, मतलब उनका सांस लेने का तरीका कैसा होता है, ठीक है, वो लेबर लगा के, यानी कि उनको सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि उनके एयर पाथवेज नैरो हो चुके हैं, कंस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड वेसल्स तक, आपकी एल्वियोलीज तक नहीं पहुंच पा रही है। हमने कुछ मिस तो नहीं किया है, फोर्स ब्रीदिंग, इम्यून सेंसिटिव नहीं, ठीक है बेटा। तो ये था अस्थमा। अब एक दो बात और बतानी है, वो और सुन लो ध्यान से, वो भी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसमें से 2016 और 15 के आसपास जो है रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेटा जो आपकी एल्वियोलीज है ना, जो आपकी एल्वियोलीज हैं, सपोज दिस आर द एल्वियोलीज, ये एल्वियोलीज हैं आपकी, इनके अंदर जो ये लाइनिंग होती है सेल्स की, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करते हैं, फ्लूइड रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्टिथिन। क्या बोलेंगे, लेकिथिन। ये लेकिथिन क्या है बेटा, ये सर्फेक्टेंट है, यानी कि ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। रिड्यूस होने से मतलब बचाता है, ताकि जब आपके प्रेशर यहाँ कम हो तो एल्वियोली जो है, जैसे मान लो ये एल्वियोली थी गुब्बारे जैसी,
इसके अंदर से आपने हवा निकाली है, तो बेटा इसका तो ऐसे पिचकने का मन करता होगा ना, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मन करता होगा ना। लेकिन ये लेकिथिन ही है जो बेटा सरफेस टेंशन को रिड्यूस नहीं होने देता और इसको एल्वियोली को कम्प्लीटली कोलैप्स होने का मौका नहीं देता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। लेकिथिन इस एल्वियोली को पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स होने से बचाता है। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट था, हाँ, कुछ कैलकुलेशन काइंड ऑफ थिंग है, ये भी ध्यान से देखो एक बार। हाँ, एक ये स्टेटमेंट थी कि जो आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो हमेशा लोअर होता है किससे? लंग्स प्रेशर से। आपको पता है प्लूरल मेम्ब्रेन है, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन से जो है आपका ये लंग जो है वो कवर्ड है। ठीक है बेटा, इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, यहाँ भी फ्लूइड मौजूद है। इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है या जो प्रेशर है उसको बोलते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर। और ये मेम्ब्रेन जो है ये चिपकी हुई है लंग्स के सरफेस से, यानी कि जो ये मेम्ब्रेन करें, जो लंग्स करेंगे हरकत वो ये मेम्ब्रेन्स करेंगी। अब बेटा अगर लंग्स का प्रेशर कम हो और इन मेम्ब्रेन्स का प्रेशर ज्यादा हो तो ये कंप्लीटली कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कोलैप्स कर देगा लंग्स को। मैं कह रही हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं लंग हूँ, मेरा प्रेशर और मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का प्रेशर, अगर मेरा प्रेशर मुझ पे खुद पे कम है, मेरे पेरेंट्स का प्रेशर मुझ पे ज़्यादा है एज कम्पेरेटिव टू माई ओन प्रेशर, तो बेटा मैं पेरेंट्स के प्रेशर के अकॉर्डिंग चलूंगी ना। मतलब जब मेरे अंदर से हवा निकलेगी तो मैं लंग होने के नाते मैं पूरा पिचक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्लूरल प्रेशर, जो इंटरप्लूरल प्रेशर है उसको इंक्रीज हो जाने दिया। ठीक है, तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, हमेशा जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये कम होता है लंग प्रेशर से। ठीक है, सो दैट द लंग्स डू नॉट कोलैप्स इन एब्सेंस ऑफ एयर। नाउ आपको पता है आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। 100 ml ऑफ ब्लड जो है बेटा, ब्लड में कितना एचपी होगा? वो कहते हैं ना खून कम हो गया, 13 ग्राम खून मिला, तो वो क्या है? वो एचबी है। 100 ml ऑफ ब्लड में आपके पास 15 ग्राम्स ऑफ एचबी होता है। क्लियर? इस 15 ग्राम ऑफ एचबी को आप बताओगे कि ये कितना वो लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा। 1 ग्राम एचबी प्रोवाइड्स 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि टोटल कितनी ऑक्सीजन बॉडी में वो की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, टोटल कितनी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो आप क्या करोगे? सिंपली यू विल बी मल्टीप्लाइंग 1.34 विद 15 ग्राम्स। ठीक है, सो 100 ml of blood it distributes 19.4 ml of oxygen, 19.4 ml to 20 ml of oxygen in the body. I hope it is clear. ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान दो, आपको पता है कि HB जो है वो 4, ये क्या कर दी मैं, HB जो है, HB का मॉलिक्यूल जो है या RBC जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को बाइंड कर सकती है एक बार में। ठीक है, तो लेकिन जब ये टिश्यू के पास जाती है तो बेटा ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल देके आती है। चतुर है ये, चतुर नाम। ठीक है, HB क्या करती है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ लंग्स में बाइंड करती है और टिश्यू के पास जाने के बाद सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का उसको देके और 3 अपने साथ ही लेके भाग आती है कि भाई साहब मुझे तो इतना ही मिला था। तो बेटा जो अमाउंट ये लेके चलेगा बॉडी में उसका 1/4 देगा, यानी कि आप लेके तो 20 ml चल रहे हो यहाँ से, लेकिन टिश्यूज में कितना प्रोवाइड करते हो? तो 1/4 कर दो इसका, 1/4 ऑफ 20 कितना देके आओगे? सिर्फ 5 ml, 15 ml को अपने ही साथ पिटारे में लिए घूम रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ 5 ml जो है वो टिश्यूज को प्रोवाइड हो पाती है। ओके, आगे देखो, जो 100 ml ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड की बात कर रही हूँ मैं,
जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, ये प्रोवाइड करता है 4 ml ऑफ CO2 टू द लंग्स। ठीक है, तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो 4 ml ऑफ CO2 लंग्स को देगा, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ 5 ml टिश्यूज को देगा, लेकिन लंग्स से कितनी लेके चलेगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन लेके चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर खत्म होता है, यहाँ तक रिवाइज कर लेना, ओके, नोट्स बना लेना और फिर नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।